नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन, अपोलो हॉस्पिटल्स। आज आपके सामने शुभ संदेश में उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं जिससे कि सुनते ही शायद आपके सीने में जलन शुरू हो जाए। क्या आपको पेट फूला रहता है? क्या आपको किसी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है? इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही जाने माने प्रख्यात गैस्ट्रोसर्जन डॉक्टर सुविराज जॉन आए हैं। सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। धन्यवाद। डॉक्टर सुविराज जॉन सर सीएमसी वेलोर से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है मिनिमल एक्सेस सर्जरी से, और इस समय वो कठिन हर्निया सर्जरीज और साथ ही साथ गैस्ट्रोप्लाइकेशंस और न जाने कितने ही सर्जरी करते हैं, और उस बारे में क्या हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का जो केसेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं और हमारे इंडियंस में ज़्यादा क्यों होते हैं, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। सो डॉक्टर जॉन सर, ये गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या ये हमारे इंडियंस में ज़्यादा होती है और इसकी स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं? इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। धन्यवाद। पहले बात, मैं आभारी हूँ शुभ संदेश चैनल और आपको कि आपने ये मौका दिया है। आज हमारा एक चिकित्सक होते हुए हमारा एक कर्तव्य है कि समाज और देश को जागरूक करें कि जो कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है, चैलेंजेस जो है, उनके बारे में अलर्ट किया जाए और साथ में उनको ये संदेश दिया जाए क्या किया जाए सरल लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, और मेडिकल हेल्प कब उनको लेना चाहिए। तो आज जो हम एक परेशानी जिसे आपने जिक्र किया है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, कॉमनली 40 से 50% समाज को किसी भी वक्त पे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स की सिम्टम्स होती है। 40 से 50% बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, मतलब हर किसी दूसरे बंदे को होगा। हाँ, ये फॉर्चुनेटली ये शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ कभी घंटों के लिए। इनमें से प्रमुख ये है आपको सीने में या पेट में जलन, अधिक डकार आना, और कभी कभार कड़वा पानी मुंह में आ जाना, या कुछ घंटों बाद में या खाने के बाद में खाना भी आपके मुंह में आ जाता है। और इनमें से कुछ लोगों को जिनको आस्मा की परेशानी है उनको आस्मा की एक्सैसिबेशन हो जाती है, और जहाँ ये सीवियर हो जाए वहाँ लोगों के दांत भी खराब हो जाते हैं और उनकी आवाज़ में भी एक चेंज आ जाती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ये जो पेट की प्रॉब्लम वो पेट तक ना रुक करके लंग्स तक और आवाज़ और आपके दांतों तक को ख़राब कर देती है। जी, इसका जो जड़ जो है ये बड़ा ज़रूरी समझना, ख़ास तौर पे जब हमारे देश और समाज में ये आधुनिक समय में आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं ये बढ़ चुकी हैं। आपको मालूम है इनके आंकड़े जो हैं काफ़ी हद तक शहरों में 60% तक लोगों को जो है ओवरवेट हो सकती है, और कम से कम 10 से 20% तक लोगों में ओबेसिटी भी आ चुकी है, बच्चों से लेके अडल्ट्स में। और इसका एक नतीजा रहा है कि छाती और पेट के बीच में जो दीवार है, जो हमारी डायफ्राम है, जहाँ से आंतें प्रवेश करती हैं, खाने की नली जब वो पेट में प्रवेश करती है, जो जंक्शन होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं, इसकी जो लोकेशन बदल जाती है, ये छाती की ओर चली जाती है, और वहाँ की जो ये गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व होती है वो ख़राब हो जाती है। और आपको मालूम है पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जो हमारे परमात्मा ने बनाया है कीटाणु को ख़त्म करने के लिए और खाने के डाइजेशन में मदद करती है। ये तेजाब अब आपके छाती में आ जाती है, और कभी कभार आपके गले में भी आ जाती है, मुंह में भी आ जाती है, और साथ में वाल्व जब ख़राब हो जाती है, खाना जो पेट में रहने चाहिए ये वापस छाती और मुंह में भी पहुंच सकती है। जब लगातार ये तेजाब आपके मुंह और कभी कभी सांस की नली में भी चली जाती है, ख़ासतौर जब हम लेटते हैं, तो आस्मा की परेशानी बढ़ जाती है, वोकल कॉर्ड्स ख़राब हो जाती हैं, तो होर्सनेस ऑफ वॉइस आती है, डेंटल केरीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और लंबा यदि ये छोड़ा जाए खाने की नली में कैंसर भी जो है पैदा हो सकती है स्ट्रक्चर के साथ में। तो ये परेशानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स को हम आधुनिक समय में इसकी आंकड़े बढ़ रही हैं, और साथ में इसकी जो नकारात्मक प्रभाव जो है ये काफ़ी है। तो इसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है कि यदि आपकी रिफ्लक्स सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया है, सीने में जलन,
मुंह में कड़वा पानी आना, अधिक डकार, यदि ये 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार हो तो आपको एक मेडिकल कंसल्टेशन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी एक विज़िट कराइए, इसको चेक कराइए और इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव जानकारी मिलेगी। कॉमनली हम लोग इसको एंडोस्कोपी करते हैं, 1 या 2 मिनट होती है, मैंने अपनी कराई हुई है तो मुझे भी इसका जो है अंदाज़ है कि उचित रहता है कि ख़ासतौर जब स्ट्रेस बढ़ती है आपकी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल या प्राइवेट, ये प्रॉब्लम जो एग्जैसरबेट हो सकती है। मेरे काफ़ी जाने माने दोस्त मुझको जो जवाब देते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या हेडेक लेनी, एक पैरासीटामोल ले लो, थोड़ा सा जेलूसिल पी लो, कंट्रोल हो जाएगा। तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत, देखिए साहब आजकल हम ज़माने में हैं जहाँ पे ये जो पब्लिक है वो सब जानती है, एंड उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स कमर्शियल रीजंस के कारण एंडोस्कोपी और कॉस्टली सर्जरी ज़्यादा बताते हैं। ऐसा इन्वेस्टिगेशंस ना करके हम अपनी बॉडी को क्या नुकसान कर रहे हैं, और जब हम लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में घुस जाते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप हमारे श्रोताओं को बताएं तो। आपने बहुत ही एक मुख्य जो ये इशू रेज़ किया है इन्वेस्टिगेशंस प्राइवेट मेडिसिन में, पर हम फैक्ट्स पे चलते हैं। जब तक आपको आंखों देखा हुआ सबूत नहीं है तो हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कंप्लेंट्स और बीमारी में हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं ला सकते, क्योंकि ये जब बीमारी शुरू हो जाती है उसके नकारात्मक प्रभाव जो हैं लंबे समय पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और घायल भी कर सकता है आपको। तो उसका एक सरल जांच है और आज के वक्त में आपको सरकारी अस्पताल में भी इसकी जो सुविधा मिल जाएगी, प्राइवेट में मिल जाएगी। आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ही कम चार्जेस पे करते हैं। हम अपने इंस्टीट्यूशन में आपको हर ऑप्शन मिल जाएगा, प्राइवेट एंड सब्सिडाइज रेट्स मिल जाती हैं। एंडोस्कोपी का मतलब वही है कि एक कैमरा को मुंह के अंदर डाल करके हम लोग पेट तक देखते हैं और D2 तक जा करके उसको देखते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी बोलते हैं। इसको करने में 1 या 2 मिनट लगती है और आपको माइल्ड सेडेशन में ये किया जाता है अंडर मॉनिटरिंग, जहां मरीज 60 या 70 साल की उम्र से ज़्यादा हो या साथ में कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, आस्मा। वहाँ एक मेडिकल फिजिशियन या एनेस्थेटिस्ट भी साथ में होते हैं ताकि आपको एक सुरक्षित रूप से ये जानकारी जल्दी हो सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको आंखों देखा आपको सबूत मिल जाता है। आपको ये बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव ब्लैक एंड वाइट में आपको मालूम पड़ता है आपको ईसोफेजाइटिस, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जो खाने की नली है वो है कि नहीं, उसमें यदि आपको अल्सर पैदा तो नहीं हो गया है, स्ट्रक्चर जो है टाइटनिंग ऑफ दी फूड पाइप, और कुछ लोगों में कैंसर भी जो है अर्ली डिटेक्शन हो जाती है क्योंकि दूरबीन के साथ आप बायोप्सी भी कर सकते हैं। और यदि बीच में दीवार जो है पेट और छाती के बीच में वो कितना कमज़ोर है और कितना हर्निया जो है पेट जो है छाती में आ चुका है, इसका जो हम लोग नाप सकते हैं एंडोस्कोपी में। और इस बड़े सरल जांच के साथ हम आपको मरीज़ को एक ऑब्जेक्टिव और सही एडवाइस दे सकते हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है। एक आपने वर्ड कैंसर का यूज़ किया है कि एंडोस्कोपी से हम लोग कैंसर का पता लगाते हैं। हाउ कॉमन इज ईसोफेगस और स्टमक कैंसर इन इंडिया? देखिए, आंकड़ों के अनुसार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जो है इनकी जो आंकड़े बढ़ चुकी हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के बाद में आपके जो है ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक कैंसर्स, इनके नंबर जो बढ़ चुके हैं हमारे देश में। और ख़ास तौर मोटापे और साथ में आधुनिक लाइफस्टाइल, जहाँ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की जो इंसिडेंस या प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो ये काफ़ी कॉमन हो चुकी है। और मैं ये एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा, आपको याद है जब हम लोग मेडिकल स्कूल में थे, ईसोफेजियल कैंसर जो है मेन ईसोफेजियल बॉडी में कॉमन थी। आज जो है गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन की जो कैंसर्स हैं इनके आंकड़े जो है काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और एक बिलीफ है कि ये शायद गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के कारण इनके जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो बस हमें एक सावधान रहना है कि यदि कोई भी कंप्लेंट शरीर में 2 हफ्ते से ज़्यादा हो और ख़ास तौर 6 हफ्ते से ज़्यादा यदि लगातार रहे, तो उसका जो है अच्छा रहता है कि एक मेडिकल चेकअप करवा लें और उसका जो उत्तर मिल जाए, ताकि आप अस्पताल में एक इमरजेंसी या किसी बड़े बीमारी के साथ आपको आने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो मेन गैस्ट्रिक के सिम्टम्स, अगर किसी को भी छाती में जलन हो रही है या पेट फूला महसूस हो रहा है
या आपकी आवाज़ चेंज हो गई है और रात को आप उठ रहे हैं, खांसते हुए उठ रहे हैं और आपका एस्मा बार बार बढ़ जी। रहा है, तो आपको एक बार एंडोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए। जी, देखिए ब्रीफली यदि 1-2 दिन के लिए हो और अपने आप ठीक हो जाए, और जैसे आपने कहा कि एंटासिड्स लोग ले लेते हैं या कुछ पेन किलर्स ले लेते हैं और उसमें सप्रेस हो जाता है, और अक्सर इसका ये सबूत इस बीमारी का है कि ये एंटासिड्स के साथ सप्रेस हो जाएगा, तो एक किस्म का आपका एक डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन हो जाती है उसके साथ। सर ये आजकल वी हैव बिकम अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, एक डायबिसिटी चल रहा है। आई प्रैक्टिस, आई सी लॉट ऑफ, व्हाट इज़ द परसेंटेज यू फाइंड कि GERD आपको लगता है कि डायबिटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा है, एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस? दीज आर 2 पॉइंट्स विच आई बिलीव माई ऑडियंस वुड लाइक टू हियर अबाउट। डायबिटीज़ एक किस्म का जो है एक स्लो कैंसर है, यस। आपको छोड़ता नहीं है, और भारत देश में ये भी देखा गया है कि एक परिवार की जो आमदनी है उसका चौथा हिस्सा एक मरीज के इलाज में हर महीने जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये सोशो इकोनॉमिक बर्डन जो है कितना बड़ा है। तो और डायबिटीज़ को आपको मालूम है शरीर की हर अंग को उस पर वार करता है, हेड टू टो, जी। हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई, लिवर, किडनी, सब कुछ साहब। वेसल्स, लेग्स करता है। तो डायबिटीज़ का जो एक एस्ट्रोनॉमिकल जो एक्सपोनेंशियल राइज जो है हमारे देश में, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है मोटापा। और जैसे मैंने कहा है कि हमारे शहरों में मोटापा जो है कम और अधिक लेवल पे अप टू 35 टू इवन 65% जो हमारी जो शहरों की जो पॉपुलेशन है उनकी जो प्रेवलेंस है इतनी ज़्यादा है। और जब आप अपने पेट की दीवार को, चाहे वो आगे की पेट की दीवार हो या ऊपर की पेट की दीवार हो या नीचे की हो, उस पर आप जोर लगाते हो, क्योंकि हमारे देश में आपको मालूम है डायबिटीज़ का जो सबसे बड़ा कनेक्शन है वो विसरल ओबेसिटी से है। पेट का मोटापा होना, एक इंसान बिल्कुल स्लिम एंड फिट हो सकता है पर पेट मोटा हो सकता है, वहाँ डायबिटीज़ की इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो इन लोगों में खास तौर पे डायबिटीज़ की इंसिडेंस बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन की, और साथ में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी बढ़ जाता है। तो खास तौर पे जहाँ डायबिटिक हो और मोटापा भी साथ में हो, तो वहाँ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और अदर एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज़ का जो प्रेवलेंस इंसिडेंस बढ़ जाता है। बीइंग अ प्रैक्टिशनर एंड समटाइम्स मैं कभी कभी चर्च में जा कर के भी बोलता हूँ, आई हैव रियलाइज्ड, आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स अगर वो जस्ट प्रोवर्ब्स 23 को मान के चलें, यू नो कि पुट अ नाइफ टू द थ्रोट इफ़ यूर अ मैन गिवन टू एपेटाइट, आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों की डायबिटीज़ कम हो जाएगी एंड ओबेसिटी कंट्रोल हो जाएगी। आजकल जो हम लोग वी आर गिविंग इन टू दिस हैबिट ऑफ ईटिंग एक्सेसिवली, जब भूख नहीं भी है, जो काउच पोटैटो बन गए हैं, आई थिंक दैट हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू हिट। बट GERD, डायबिटीज़ और स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी गैस्ट्रिक कंडीशंस जुड़ी रहती हैं। ये शरीर का जो रिस्पांस होता है स्ट्रेस का, एक जंग या लड़ाई लड़ने की बराबर की रिस्पांस होती है कि आदमी जग जाता है और रिस्पांस अच्छी रहती है। कुछ रिस्पॉन्सेस शरीर में जो होती हैं अनप्लेजेंट होती है, अनफॉर्चुनेट होती हैं, जैसे आपकी पेट में जो है अधिक तेज़ाब पैदा होती है, और यदि आपको वहाँ पेट और छाती के बीच में जो वैल्व है, गैस्ट्रोइसोफेजियल वैल्व, वो कमज़ोर हो या काम नहीं कर रहा हो, ये तेज़ाब आपकी छाती की ओर बढ़ जाती है, खासतौर जब आप लेटते हो। और ये तेज़ाब फेफड़ों में भी जा सकता है, दांतों को भी ख़राब कर सकता है, वोकल कॉर्ड्स ख़राब कर सकती है, और लंबे समय पे आपकी जो फूड पाइप है उसको परमानेंटली डैमेज कर देती है, शॉर्टन हो जाती है, टाइट हो जाती है, स्ट्रक्चरिंग हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म में कैंसर का जो हो इंसिडेंस भी ये इंक्रीज़ कर देता है। तो इसमें जो ये हमारा जो डर रहता है एज मेडिकल प्रोफेशनल्स कि डेंजरस डिजीजेस पैदा ना हो फ्रॉम सिंपल प्रॉब्लम्स, ये हमारा जो है एक अलर्ट है समाज को कि कोई भी सिंपल प्रॉब्लम एज इन दिस केस, डकार आना अधिक, छाती या सीने में जलन, और कड़वा पानी यदि आपके मुंह में आ रहा हो या कुछ घंटे या दिन बाद में आपका खाना वापस मुंह में आता है, तो इसको जो है इसकी जांच की जाए और पता चले कारण क्या है। और मेजॉरिटी में आपको कुछ नहीं करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है, कुछ दिनों के लिए 2 या 4 या 6 हफ्ते तक आपको एंटासिड्स लेना हो, और यदि बिना दवाई की ये सेटल हो जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे आपने जिक्र किया है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स यदि आप उनको मैनेज करोगे इन टाइम इफेक्टिवली, तो ये सारे परेशानियों से आप दूर रहोगे। एंड डेफिनेटली व्हेन हमारे डॉक्टर साहब ने जो लाइफस्टाइल के बारे में बात की है, आई वुड वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। स्मोकिंग, स्पिरिट्स, स्ट्रेस, दीज आर द फ्यू एसेस विच यू नीड टू नो, क्योंकि इसी से आपको गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, नो डाउट अबाउट इट।
लेकिन क्या ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स हार्ट सिम्टम्स हो सकते हैं? इस बारे में आपको मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत ही पॉपुलर हमारे सिंगर के साहब की कुछ दिनों पहले हार्ट से डेथ हुई। अपेरेंटली कहा जाता है कि उन्होंने 2.5 साल तक वो अपनी गैस्ट्रिक के ट्रीटमेंट खुद कराते रहे। सो ये जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स और हार्ट के सिम्टम्स में कोई फ़र्क होता है? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद दैट? जैसे आपने बड़ा एक्यूरेटली आपने ये नोटिस किया है कि एक हमारे कार्डियोलॉजी सर्विसेज में कहावत है कि ऊपर में जो पेट की दर्द है जो होती है, यदि वो लगातार हो, अचानक हो, ये हार्ट अटैक का सिम्टम भी हो सकता है। और ख़ासतौर जब इन्फीरियर वॉल में आपको हार्ट में इन्फेक्शन होती है, हार्ट अटैक होती है, तो अलॉन्ग विद डायबिटीज़, मोटापा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जो इंसिडेंस बढ़ जाती है, तो मरीज़ को ध्यान रखना होता है। जैसे हमने कहा, यदि अचानक सिम्टम्स हो, काफ़ी ज़ोर से दर्द हो, चाहे वो पेट में हो, आपने इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना है। यदि कोई परेशानी 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो आपने उसका जो डायग्नोस्टिक कन्फर्मेशन करना है कि हाइटिस हर्निया या रिफ्लक्स डिजीज़ ना हो। और उसके बाद में यदि वो लंबे रूट पे चल जाए और आपको दवाई की ज़रूरत पड़े और सेटल ना हो, या जैसे आपने दवाई रोका है और परेशानी वापस आती है, तो फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा कि जहाँ आपने दवाई को आपने कोशिश कर लिया है, दवाई से सेटल नहीं हुई है, या दवाई लंबे समय के लिए लेने के बाद में जब आपने रोका है और अक्सर वापस आ जाती है, या आपको GERD के कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे आपको खून की उल्टी हो जाए, या खाने में दिक्कत हो, खाते वक्त आपको लगातार दर्द हो, या खाना अटक जाए, तब आपको इसका जो है एक फाइनल सोल्यूशन जो जल्दी सर्जरी होती है आपको करना होगा। हमारी एक इच्छा प्रार्थना है कि यदि आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो जल्दी आ जाइए, तो क्योंकि इलाज उस समय सरल होता है। तो उस समय हमने बस हर्निया को वापस करना होता है, पेट को वापस अपने पेट की कैविटी में लाना होता है। दीवार जो है डायफ्राम जो उसकी हाइटस होती है, उसको जो हमें टाइटन करना होता है, मजबूत करना होता है। रेयरली कुछ लोगों में वहाँ हमें मेश की ज़रूरत भी पड़ती है उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। और फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व को हम रिफॉर्म करते हैं, दोबारा बनवाते हैं। फंडोप्लाइकेशन, जैसे आपने शुरू में प्लाइकेशन की जिक्र किया आपने, तो फंडोप्लाइकेशन करके जो परमात्मा का बनाया हुआ वाल्व को हम अटेम्प्ट करते हैं दोबारा बनाने के लिए, ताकि मरीज़ को ना बल्कि हर्निया भी ट्रीट हो जाए, और पेट की जो कंटेंट्स हैं, जो पानी है, तेज़ाब, इवन पित्त होती है कुछ लोगों में, वो पेट के अंदर ही रहे, और खाना जब आप लोग खाएं तो वो पेट के अंदर रहे और वापस ना आए। मरीज़ और उनके परिवार को हम लोग ये भी याद दिलाते हैं कि ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये एक परमानेंट सोल्यूशन है होपफुली, पर उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस को बदलना जो है, चेंज करना है, वो अनिवार्य है। क्योंकि यही प्रॉब्लम रिकर कर सकती है अप टू 5 to 15% पीपल में, यदि आपने अपने लाइफस्टाइल इश्यूज को हैंडल नहीं किया। जैसे आपने जिक्र किया अल्कोहल, स्मोकिंग, उस पर आप वापस चले गए, और अननेसेसरी एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस आप लें, तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। नींद का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, आजकल लोग IT प्रोफेशनल्स यूजुअली या अदरवाइज ऑल्सो, व्हाट्सएप एंड फेसबुक का ज़माना है, तो पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर साउंड स्लीप। इसमें मैं आई थिंक आई शुड कंग्रेचुलेट यू कि आपने अपने प्रैक्टिस में, अपने समाज सेवा और प्रचार में आपने हेल्दी लाइफस्टाइल, खासतौर नींद पे आपने अटेंशन लाया है। आज के ज़माने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, द कॉमनेस्ट ग्लोबल हेल्थ डिसऑर्डर इज इनएडिक्वेट या इल टाइम स्लीप। यस, व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि हेल्दी स्लीप जो होता है अडल्ट के लिए, आपको मालूम है, लगभग 8 घंटे वेल टाइम। सो आप शाम के 8-9 बजे के बाद में आपको शुड गो टू बेड, एंड साथ में जो है अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हैं। दिस शुड बी अनइंटरप्टेड स्लीप। और साथ में जो है यू शुड एंश्योर कि आपको स्लीप के साथ आपको कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स लाइक स्नोरिंग, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है, उसकी जो प्रेजेंस ना हो। उसका भी जो है आपको मालूम है, आप मेडिकल टेस्टिंग से, सरल टेस्टिंग से उसको पकड़ सकते हैं। ख़ासतौर आजकल स्लीप को जो डिसऑर्डर देने के लिए जो सबसे बड़ा जो एक
प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और ये अक्सर होता है जहाँ लोग मोटे होते हैं। अब गर्दन या गले में आपको मोटापा हो, खासतौर अंदर की जगह में, तो आपकी विंड पाइप कोलैप्स कर जाती है जब आप सोते हैं। ओके। और उस समय जो है ऑक्सीजन हवा कम अमाउंट में आपके छाती में पहुंचती है, तो आप डीसैचुरेट करते हो ड्यूरिंग स्लीप, और उस समय आपके दिल, दिमाग और बाकी शरीर के अंगों में नकारात्मक प्रभाव होता है, और लॉन्ग टर्म में आप हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी इसके कारण हो जाता है। तो स्लीप जो डिसऑर्डर यदि आपको सही समय सही मात्रा में नहीं मिल रही है तो वो एक बड़ी चीज़ है, और कोशिश किया जाए कि सही समय पे आप स्लीप आपको मिल जाना चाहिए। और आई एम श्योर यू विल नो कि इसके जो कारण अनेक हैं, आपकी स्क्रीन टाइम, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को आपको शायद री इंजीनियर करना पड़ेगा। यस, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर किया है कि GERD के लिए शायद हो सकता है आपको सर्जरी की भी ज़रूरत हो, एंड वो एक एंडोस्कोपी करने के बाद डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि आपको और हमको डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना है। ये कोई प्रोग्राम डॉक्टर्स की प्रमोशन के लिए नहीं है, यह आपकी अच्छी हेल्थ के लिए है। एक बहुत पुराना स्टेटमेंट है विच आई नो ज़्यादा कैंसर के डॉक्टर्स ने बताया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडियन वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वेस्टर्न में 80% कैंसर हम डिटेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज में, अर्ली स्टेज में, एंड इंडिया में 80% कैंसर्स हम लोग डिटेक्ट करते हैं लास्ट स्टेज में। और जिसके कारण ना सिर्फ कि एक तो बचाना, पेशेंट को बचाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लास्ट स्टेज के पेशेंट्स को ऑलरेडी हम लोग डिले लेट से देख रहे हैं, और साथ साथ उसका कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्टेज में आप जो एक बता रहे हैं कि एंडोस्कोपी बेटर है, एंडोस्कोपी के साथ साथ हमारे मरीज़ों को क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस के बारे में दिमाग में रखना चाहिए और कराना चाहिए? मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जब आपने कॉस्ट की बात की है, जैसे आपने बताया है कि यदि आप स्टेज 4, स्टेज 3 में आ जाएं कैंसर के साथ, तो पहली बात है कि बीमारी आगे निकल चुकी है, उसका इलाज आपको लंबा और साथ में बहुत महंगा पड़ेगा। यदि उसको कंपेयर किया जाए एक सिंपल एंडोस्कोपी, तो वो ना के बराबर उसका जो कंपैरिजन है आपका। और यदि आपने समय पे कर दिया है, कुछ देशों जैसे आपके जापान है, वहाँ कुछ साल बाद में रूटीन एंडोस्कोपी एडवाइज्ड है। तो इनफैक्ट वहाँ क्योंकि उन्होंने देखा कि ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक कैंसर की जो मात्रा है, आंकड़े जो हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो सरकार ने वहाँ एक किस्म से घोषित कर दिया है कि आपने छोटी उम्र से आपने एंडोस्कोपी शुरू कर लेना है, ताकि आपको वो जल्दी मिल जाता है। और कभी कभार इलाज उसी वक्त एंडोस्कोपी के द्वार ही किया जाता है। एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शंस होती हैं, लोकल रिसेक्शंस होती है, आप दूरबीन के साथ ही उसी वक्त इलाज कर लो, तो आपका पेट बच जाता है, बड़े सर्जरी से आप बच जाते हैं, और आपको क्योर मिल जाती है, जो अक्सर जैसे आपने बताया हमारे देश में 80 to 90% लोगों में मिलता ही नहीं है, और आप हर चीज़ खो बैठते हो आप उसके बाद में। तो एक सरल जांच एंडोस्कोपी के द्वारा आप जो है इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अधिक लोगों में, मेजॉरिटी में, आपको बस लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है, और ख़ास तौर नींद में। इनफैक्ट यदि आपका नींद पूरा नहीं हो, सही समय पर नहीं हो, तो रिफ्लक्स की परेशानी बढ़ती है। और साथ में शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जो अक्सर 4 या 6 हफ्ते की दवाई होती है, उससे ये परेशानी सबसाइड हो जाती है। जैसे कि आपने बताया, जिक्र किया है, आपने अपना ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज को जो है अपने हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, इससे इन परेशानियों से दूर रहोगे। That was a wonderful discussion with a very renowned surgeon, gastro surgeon, Dr. John. And एक चीज़ जो उन्होंने बहुत क्लियर कट बोली है, हमको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रीच आउट टू योर डॉक्टर अर्लियर, बी प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव सो दैट यू डोंट हैव टू बी रिपेंटिव एंड रिएक्टिव। इस चीज़ को आप और हम याद रखेंगे। स्मोकिंग, स्पिरिट्स दैट इज़ अल्कोहल एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमको दूर रहना है। स्ट्रेस को हमको ज़िंदगी में कम करना है, एंड बेस्ट वे टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स इज यस, हमको अपने पवित्र ग्रंथ को पढ़ना है। स्ट्रेस का सिर्फ एक कारण है कि हम प्रोवर्ब्स 3:5 को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस आपको नहीं होगा अगर आप फिलिपियंस 4:6 को हर रोज़ पढ़ेंगे। स्ट्रेस से दूर रहना है, स्लीपलेसनेस से दूर रहना है, शुगर, सॉल्ट एंड स्पाइसी फूड से दूर रहना है, जिससे कि यू कैन लिव हेल्दी, हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी सारी परेशानी का जवाब हमारे पवित्र ग्रंथ में है। सिर्फ हम उसको पढ़ करके भूल ना जाएं।
बल्कि इसको हम अपनी ज़िंदगी में जितना उपयुक्त करेंगे तभी आप और हम खुश रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे। इस प्रोग्राम को देखने के बाद हम आपसे आग्रह करेंगे कि कुछ भी आपको डाउट हो तो रीच आउट टू मी एट 8106127475। डॉक्टर शिवराज जॉन से आप मुलाकात कर सकते हैं एट सर गंगाराम हॉस्पिटल्स और मेरे से हैदराबाद में। वी विल बी वेरी हैप्पी कि शुभ संदेश के सारे व्यूवर्स हॉस्पिटल से दूर रहें, डेफिनेटली आईसीयू से दूर रहें। सो हेल्दी रहिए, स्माइलिंग रहिए एंड अपने पवित्र ग्रंथ को पढ़ते रहिए। अ बिग थैंक्स टू शिवराज सर फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स वेरी नाइस। हम आपसे दोबारा एक नए टॉपिक पे बात करेंगे एंड डोंट फॉरगेट सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे प्रोग्राम को लगातार लाते रहें जिससे कि आप और हम अपने समाज को और अपने देश को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें एंड स्माइल रखें। May God bless you all and keep connected to us and don't forget to subscribe to our channel. Take care, God bless. Namaskar.